जय हिंद साथियों, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम जैसे अग्निवीर आर्मी, जीडी, टेक्निकल टेस्टमैन आदि एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप इसे अच्छी प्रकार से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो और 2 वर्षों में मिश्र धन 1040 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको मिश्र धन 2 साल का मिश्र धन दिया है और 2 साल का साधारण ब्याज भी दिया है। तो यहाँ से आप मूलधन P को कैसे निकाल पाएंगे? आपका P बराबर हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन में से 40 रुपये अगर आप घटा दें तो आपको P का मान निकल कर कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आपको मूलधन P मिल चुका है और साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है SI बराबर PR/T/100। ठीक है, तो यहाँ पर ले जाके पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको क्या रख देना है? 40 बराबर P का मतलब है 1000, R का मान आपको निकालना है और समय का मान दिया है 2। ठीक है, और बटे में क्या रहेगा? 100। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो गायब हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, R बराबर डायरेक्ट अगर हम यहाँ करने की कोशिश करें तो R बराबर आपको क्या मिलेगा? 40/20। क्यों? क्योंकि यहाँ से 10 जो बचा है उसका 20 का गुणा हो जाएगा, 2 दहा में 20 और R इधर गुणे में है तो इसको इधर भेजेंगे तो 40/20 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको R बराबर कितना मिल जाएगा? 2%। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं जहाँ पर या तो कास्ट प्राइस के फॉर्म में ही सब कुछ दिया हो या सेलिंग प्राइस के फॉर्म में दिया हो, तो जो भी चीज़ दिया हो उसको आप मान लीजिए 1 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर सब सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने के हिसाब से, विक्रय मूल्य के हिसाब से दिया, तो आप मान लीजिए जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है पर पीस कितना है? 1 रुपये है। ठीक है, पर पीस कितना है? 1 रुपये है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 36 संतरे का SP टोटल कितना आ जाएगा? आ जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ पर आपको हानि हो रही है तो जो लॉस हो जाएगा वो लॉस भी सेलिंग प्राइस के ही बराबर है। तो यहाँ से लॉस कितना आपका बन जाएगा? 4 सेलिंग प्राइस के बन जाएगा। ठीक है, 4 सेलिंग प्राइस के बराबर बन जाएगा। और आपको पता है कि एक सेलिंग प्राइस जो है एक संतरे का 1 रुपये है, तो यहाँ से SP की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1 रुपये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे SP को आप हटा कर क्या कर सकते हैं? केवल 4 ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक SP का दाम कितना माना है, यानी कि एक संतरे का SP माना 1 रुपये। तो इस तरह से आपको टोटल संतरे का विक्रय मूल्य 36 और लॉस कितना आ जाएगा? 4। और आपको पता है कि अगर लॉस की कंडीशन में होता है तो CP का अगर आपको मान निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? SP में लॉस को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि विक्रय मूल्य में जब आप हानि को जोड़ देंगे तब आपको क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 40। कंसेप्ट क्लियर है? देखिए, अगर आप कोई भी वस्तु अगर नुकसान पर बेच रहे हैं तो जितना नुकसान पर बेच रहे हैं उतनी ही ज़्यादा वस्तु महंगी पड़ी होगी। अगर आप 36 रुपये में बेच रहे हैं और नुकसान 4 रुपये का सह रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने सामान को कितने में खरीद के लाया था? 40 रुपये में। अब परसेंट निकालने के सिंपल सा आपका फार्मूला होता है कि कास्ट प्राइस को नीचे रखते हैं और ऊपर हम लॉस, जो भी हमको हानि या प्रॉफिट हुआ होता है उसको ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो 4 को हमने ऊपर रख दिया और 100 का गुणा कर दिया यहाँ से, तो आपको पता है 4 दहा में 40 हो जाएगा और 10 से इसको काटेंगे तो 10 बार में भाग चला जाएगा, यानी कि 10% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर 5 मीटर गुणे 10 मीटर के कमरे में रखा जा सकता है। उस मतलब कि आपको एक कमरे के भीतर एक छड़ रखनी, अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी, जबकि कमरे का डायमीटर पूरा दिया है कि 10 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर, यानी कि यहाँ पर यह लंबाई आपको दे रखा है शुरू में, यह आपका चौड़ाई दे रखा है, ठीक है, और लास्ट में आपको ऊंचाई दे रखा है। क्लियर हो रही बातें? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के फॉर्म में दिया हुआ है। और आपको पता है कि अगर आप एक कमरे की बात करते हैं तो कमरा कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, एक घनाभ के जैसा दिखता है कमरा। जब आप एक घनाभ यहाँ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, तो ये जो कमरा आपको दिखेगा बिल्कुल घनाभ के जैसा दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप किसी छड़ के रखने की बात कर रहे हैं तो छड़ आपको कैसा रखा जाएगा, तो छड़ को आप रखेंगे तो कुल मिला जुला के इस कोने से लेकर इस कोने तक, पीछे वाले कोने से लेकर इस कोने तक जो लंबी छड़ आपको कोने में ही सबसे लंबी छड़ आएगी। तो कुल मिला जुला के आपको क्या करना है कि घनाभ का विकर्ण निकालना है, ठीक है। अगर आपने घनाभ का विकर्ण निकाल दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो घनाभ का विकर्ण होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है आपका अंडर रूट में होता है आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। यह पूरा फार्मूला होता है आपका अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यह घनाभ के विकर्ण का फार्मूला होता है, उसी का मान आप निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको कितना मिलेगा 225। और आपको याद होना चाहिए कि 225 किसका वर्ग होता है, या 15 का होता है। तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो बाहर आपको कितना आंसर आ जाएगा 15 मीटर, यानी विकर्ण की जो लंबाई है 15 मीटर हो जाएगा। और वही उस छड़ की मैक्सिमम लंबाई है जिसे आप उस कमरे में रख सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 64 की घाते 2/3 की घाते 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब डबल घात हो जाता है तो उस पर एक कंसेप्ट होता है घातांक का नियम, a⁴n के पावर अगर यम दिया हो तो इसका कंसेप्ट यह होता है कि पावर का गुणा हो जाता है। क्या होता है, पावर का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 64 की घाते 2/3 और आपको कंसेप्ट लगाएंगे तो इसी के पावर में 1/2 का भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 64 के पावर कितना बचेगा 1/3, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 64 को आप क्या लिख सकते हैं 4 की घाते 3 खुद लिख सकते हैं, और इसके भी पावर अभी भी क्या लगा हुआ है 1/3। तो यहाँ से आपको पता है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा होगा। यहाँ से सीधे सीधे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका इकाई अंक होगा। देखिएगा आप कोई भी संख्या बना लीजिए, कितने भी अंक की संख्या बना लीजिए, अगर उसके लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है कि वो एक विषम संख्या होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि वह विषम संख्या है तो 5 से विभाज्य होने की शर्त भी यही होती है कि उसके अंक लास्ट में 5 होना चाहिए, ठीक है, या 0 होना चाहिए। 5 से विभाजित होने के लिए 2 नियम है, या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया है कि विषम संख्या होनी चाहिए, तो जिसके पीछे 0 आ जाता है वो विषम संख्या नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो केवल यही वाला, यानी कि लास्ट अंक में क्या होना जरूरी है 5 होना जरूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से उस विषम संख्या में क्या होना चाहिए, लास्ट में 5 रहेगा तभी वह 5 से विभाजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है
एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई 5 और 4 मीटर आपको दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक पासे को फेंका जाए तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी। कहने का अर्थ है कि जब भी आप एक पासा उछालेंगे तो उसमें कितना रिजल्ट आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पासे में तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक पर 6 नंबर होते हैं, तो मैक्सिमम कितने रिजल्ट मिल सकते हैं आपको, 6 ही रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 0.25 को भिन्न में बदलिए। देखिए, भिन्न में बदलने का रूल यह होता है कि बिना डेसिमल को ध्यान में रखिए, आप उस टोटल संख्या को ऊपर लिख दीजिए और उसके बाद क्या करिए, जितना डेसिमल पहले तो नीचे 1 लिखिए और जितना डेसिमल के बाद अंक दिख रहा है, डिजिट दिख रहा है, उतना 0 बढ़ाकर, कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए। तो इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को 660 रुपये में एक घड़ी को बेचकर 40 रुपये की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीछे आपने एक सवाल लगाया था तो उसमें आपको बताया गया था कि प्रतिशत आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको कास्ट प्राइस पता हो, क्योंकि फार्मूला ही होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, यह फार्मूला आपका होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपने 660 रुपये में किसी घड़ी को बेचा और 40 रुपये का हानि हो रहा है, इसका मतलब वो घड़ी आपको कितने में पड़ी रही होगी, पहले 700 में पड़ी, और यही आपका क्या है, सीपी है। तो सीधे सीधे आपको सीपी 700 आ गया, तो आप क्या करिए, परसेंटेज लॉस निकालना है तो सीपी को नीचे रखिए, और हमने फार्मूला तो अभी बताया था कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, तो हानि को 40 को ऊपर रख दीजिए, गुणे 100 कर लीजिए, तो यहाँ से कट जाएगा। तो आपको सीधे से क्या करना है, 7 से 40 में भाग देना है। तो आप 7 से जब काटेंगे तो 7 5 35, और डेसिमल में भी आपको जाएगा, तो यहाँ से आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एक्यूरेट 5 तो आएगा नहीं। ठीक है, एक्यूरेट 5 नहीं आएगा, और 9 और 3 आने की भी संभावना नहीं है। तो कुल मिला जुला के ऑप्शन नंबर बी ही एक राइट हो सकता है। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको 5.71 करके मिल जाएगा। ठीक है, अनुमान विधि है कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में समय बचाने का तरीका है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 600 रुपये के मूलधन पर 4 महीने के लिए साधारण ब्याज निकाले। देखिए, फार्मूले में आपको वर्ष दिया होता है, तो पहले आप क्या करेंगे, 4 महीने में 12 से भाग करके इसे आप साल में बदल लेंगे तो कितना साल आ जाएगा, 1/3 साल या 1/3 वर्ष आ जाएगा। बाकी आपको फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी कि PRT बटे 100। P यानी कि मूलधन का मान आपको दिया है 600, और R का मान दिया है 5, और साल दिया है 1/3। यहाँ पे नीचे रख देंगे 100। यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 5 10, यानी कि 10 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। ठीक है, तो सीधे सीधे आप क्या करिए, बेसिक रूल से लगा सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता तो हम इसको दूसरे मेथड से लगा सकते थे। यहाँ काट लीजिए, 2 छक्का 12, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 2 3 6, फिर यहाँ 2 छक्का 12, और ये तो कटेगा नहीं, फिर 3 से एक बार काट लीजिए, तो 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब कोई भी दो संख्या एक साथ नहीं कट रही तो किनारे का सबका गुणा कर लीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 12। ठीक है, 12 दूना 24, और 24 का जब आप 5 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचाती है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए और शेषफल भी बच रहा हो, तो आपको सीधे से पता होना चाहिए कि जो शेषफल बच रहा है पहले उसको उन दी गई संख्याओं में से घटा दीजिए। उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का मतलब ये होता है कि महत्तम का मतलब खुद होता है बड़े से बड़ा, तो आप उसका मस्त निकाल लीजिए। देखिए 245 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 240, और 1029 में से घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1024। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है कि यहाँ पर म से निकाल लेना, तो भाग विधि से आपको म से निकालने आना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है कि 1024 में जो छोटी संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, और यहाँ पर भाग करने की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि आप उत्तरोत्तर भाग करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा फिर उससे आगे भाग करेंगे, फिर जो आगे आएगा उससे आगे भाग तब तक करते जाएंगे जब तक कि भाग पूरी तरह से कट न जाए। ठीक है, तो यहाँ सब देखिए भाग कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 5 बार में ज़्यादा हो जाए तो भाग 4 बार में जाएगी, तो 4 बार में ले जाइए, 4 0 0 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 64 बच जाएगा। ठीक है, फिर आगे अब ये वाली जो संख्या है वो आगे चली जाएगी, 240 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यह कितनी बार में जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यह 3 बार 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में ले जाइए, 3 बार में ले जाइए तो यहाँ क्या बचेगा, 3 चौको 12 और 3 छक्का 18 192। ठीक है, जब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 9 यानी कि 13 में से 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बचेगा 48। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, क्योंकि अगली जो संख्या वो आगे चली जाएगी। फिर आगे 48 से कम 48 से एक बार में जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 48 घटाएंगे तो भाग देने की जगह पर आपको क्या बच जाएगा 16, क्योंकि 4 में से 8 जाएगा तो यहाँ 6 और यहाँ पर 16 और 48 यहाँ आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ 16 से पूरी तरह से कट जाता है, तो जहाँ पर भी पूरी तरह से भाग कट जाती है तो जिस संख्या से भाग पूरी तरह से कट जाती है वही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 सही होगा। तो ये भाग विधि आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि समझ लीजिएगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या आती है तो भाग विधि वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगाती, कम समय में आपको आंसर तक पहुँचा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हल कीजिए और हल करके बताइए कि 102 का स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपल तरीका है कि आप चाहें तो अगर आपके पास समय है तो 102 का 102 में गुणा कर लीजिए तो भी आ जाएगा, नहीं तो आप इसको a + b का होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। इससे आप लिख लेंगे 100 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या नहीं कि आपको गुणा करने में कोई तकलीफ हो जाए, आप सिंपली गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, 102 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 0 2, फिर यहाँ तो 0 0 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका बचेगा 2 0 1, यहाँ 4 0 4 0 1, यानी कि 104 0 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि राम के पास 45,000 रुपये थे और वह अपने धन का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे को और शेष धन का 1/3 अपने सबसे छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना शेष बचा। तो पहले आप क्या कर लीजिए, पहले बड़े बेटे का हिस्सा निकाल लीजिए। तो बड़े बेटे का हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा 45,000 का 2/5। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि 9,000 बचेगा। 9 का 1000 का 2 गुणा करेंगे तो आपको बच जाएगा यहाँ 18,000, यानी कि 45,000 में से उसने बड़े बेटे को 18,000 दे दिया है, तो इसके पास बचा भी कितना, तो यहाँ से 45 में से 18 घटाएंगे तो कुल मिल जाएगा आपको 27,000। ठीक है, यानी कि अब उसके पास कितना बच गया 27,000, लेकिन बोला जा रहा है अब जो बचा है उस 27,000 में से 1/3 भाग वो किसको दे देता है, छोटे बेटे को। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर भी छोटे बेटे के हिस्से में कितना चला जाएगा 9,000। अब 9,000 यहाँ से घटा दीजिए तो उसके पास कितना बच जाएगा, तो 9,000 जब यहाँ से घटाएंगे तो उसके बाद बच जाएगा कुल मिला जुला के 18,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से 8788 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करिए, सीधे सीधे घनमूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए आप 88 788 को क्या करिए, काटिए। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 दूना 4। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 7 14। अब देखिए, देख लीजिए क्या 3 से कट रहा है, 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा। और जहाँ तक मुझे याद है तो ये आपका कहीं ना कहीं 13 का घन है। ठीक है, तो आप 13 से काट के देख लीजिए, जिससे आपको याद होना चाहिए कि 13 का घन होता है। तो 13 कम 13 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 8 बच जाएगा, तो यानी क्या 89 हो जाएगा। 13 छक्का 78, 13 7 91, तो 13 छक्का 78। ठीक है, तो 13 छक्का 78 जब आप यहाँ से करेंगे तो 89 में से 78 घटाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 117 मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 13 नामा 117 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 169। फिर 13 से काटेंगे तो यहाँ 13 बार मिल जाएगा, क्योंकि 169 13 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए तो जोड़ा आपको 13 13 का मिल गया है। 3 ठो घन आपको बनाना है, पूर्ण घन बनाना है और बताना है। अब देखिए, अगर यहीं पर सवाल आपसे यह पूछा होता है कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें, तो आपको एक्स्ट्रा 2 का गुणा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बोला है कि किस संख्या से भाग कर दें, तब यह इसका मतलब यही 4 जो एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 गुणे 2, यानी कि जो 4 एक्स्ट्रा हो रहा है इसको पूर्ण घन होने से रोक रहा है, यानी कि इसी से हम डिवाइड कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने मैथ और रीजनिंग को एक साथ करा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बुलेट को इस कोड में लिखा जा रहा है। ठीक है, बुलेट को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है और ट्राइब को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इस कोड में लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि रूल को किस कोड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है कि कोड मिला लेना है। जैसे यहाँ से मिलाएंगे तो आर का कोड आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आर का कोड मिलेगा आपको 9, तो आर का कोड आपको 9 मिल गया। ठीक है, इसके बाद यू, यहाँ से जब आप मिलाएंगे तो यू का कोड आपको क्या मिलेगा, हैशटैग मिलेगा। यू का कोड क्या मिलेगा, हैशटैग। और आप ऑप्शन भी देखते रहिए क्योंकि आपको समय बचाना है। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी ही सही हो सकता है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी आप आगे भी मिला सकते हैं, लेकिन आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। तो आप सी को टिक करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए श्रृंखला में जो खाली स्थान है उसको भर कर बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग क्या हो रहा है कि 6 दूनी 12 डबल के आसपास जा रहा है। तो देखिए कैसे डबल के आसपास जा रहा है। तो पहली कंडीशन में किया गया है 6 दूना 12 प्लस 1। फिर जैसे आपको 13 मिल गया तो इसमें क्या किया गया, 13 दूना 26। अब देखिए 25 लाने के लिए करना पड़ रहा है। तो जैसे ही आपने 25 पर पहुंचा तो 25 गुणे 2 किया तो आपको कितना आ रहा है, 25 दूना 50। लेकिन इसमें 1 जोड़ दिया गया। अब मुझे लगता है कि आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या किया, 2 का गुणा कर रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। तो 51 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 102 होगा। और 102 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको 101 मिल जाएगा। यानी अगला जो पैटर्न आपका बनेगा 101 में 2 का गुणा करके आपको क्या करना है, उसमें 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 202 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 203। ठीक है, 202 में 1 जोड़ेंगे तो 203 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वें और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, अगर गणेश को बोला जाए कि इधर से वो 7वें पोजीशन पर है, इसका मतलब इससे पहले 6 लोग बैठे हैं। और अगर दूसरे छोर से वह 11वें पोजीशन पर है, इसका मतलब इसके बाद कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। और बीच में एक गणेश भी बैठा है, तो टोटल जोड़ लीजिए 6 1 7 और 10 जोड़ेंगे तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी कि कुल 17 लड़के बैठे हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है
कि एक निश्चित कूट भाषा में कैट को DDY लिखा जा रहा है, तो बिग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पहले आप मिला ये C से D कैसे हो रहा है, C से D हो रहा है आपका +1 जोड़कर, ठीक है। फिर A से जोड़िए, A से D कैसे हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा +3 जोड़कर। और T से Y कैसे हो रहा है, तो T देखिए 20 होता है और Y जो आपका 25 होता है। यहाँ पर आपको पता चले कि +5 करने पर Y पर पहुँच रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको बिग का चाहिए तो क्या करिए, B से +1 जाएंगे तो C मिलेगा, ठीक है। फिर I का 9 होता है और 9 से जब 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, नहीं 12 का मतलब L होता है, ठीक है। और G का मतलब 7 होता है, 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये भी 12 बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, CLL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फोटो में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, यानी मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। तो सिंपल सी बात है कि कोई इंसान ये कब बोलेगा कि यह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, भैया अपने बेटी की ही बात कर रहा है, मतलब उस पुत्री का पिता वो खुद है, ठीक है। और उसी यानी कि जो यहाँ पे पुत्र की बात की जा रही है वो खुद उसी का बेटा है, ठीक है। तो इस तरह से राजू उस व्यक्ति से कैसे संबंधित हो जाएगा, पिता के रिलेशन से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो यह सेशन कंप्लीट होता है, तो आज का सेशन समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसे लगी, और यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो आप लाइक अवश्य कर दिया करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।